Hello students, let's continue our chapter. Now the topic is textile industry. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में एक यूनिक पोजीशन ऑक्यूपाई करती है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के अंदर ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देती है। इंडिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है और वैल्यू चेन के अंदर कंप्लीट है। दैट मीन्स रॉ मटेरियल से लेकर हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में हमारी इस इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। बात करें फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल्स की, तो एंशियंट इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल जो थी वो मेनली हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग टेक्निक से प्रोड्यूस किए जाते थे। 18वीं सेंचुरी के बाद पावर लूम्स यूजेस के अंदर आए, जैसा हम हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे भी। हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ा सेटबैक सफ़र करना पड़ा कॉलोनियल पीरियड के दौरान। क्यों? क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड की जो लंकाशायर और मैनचेस्टर की जो मिल मेड क्लॉथ थी उनसे हमारी इंडस्ट्रीज़ कम्पीट नहीं कर सकी। इंडिया के अंदर फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल मुंबई में 1854 के अंदर सेटअप की गई। दो वर्ल्ड वार जो यूरोप के अंदर लड़ी गई, उस दौरान इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था और यूके में उस टाइम क्लॉथ की बहुत ज़्यादा डिमांड थी इन वर्ल्ड वार्स के दौरान, जिसकी वजह से हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। शुरुआती सालों में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेनली महाराष्ट्र और गुजरात के कॉटन ग्रोइंग बेल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड थी। इसके पीछे रीज़न भी है रॉ कॉटन की अवेलेबिलिटी, वहाँ की मार्केट, ट्रांसपोर्ट के अंदर और साथ ही साथ एक्सेसिबल जो पोर्ट फैसिलिटीज़, लेबर और मॉइस्ट क्लाइमेट जो इन रीज़न की थी, ये मेन रीज़न रहे जिसकी वजह से यहाँ पर इन इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन हुआ। इस इंडस्ट्री के एग्रीकल्चर के साथ क्लोज लिंक रहे हैं और बड़े पैमाने पर ये फार्मर्स कॉटन बॉल प्लकर्स और गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग और सीविंग जैसी एक्टिविटी में लगे बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। इंडस्ट्री खुद ऐसी ऐसी डिमांड्स क्रिएट करती है जिससे दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट मिलता है, लाइक केमिकल्स और डाइज़। मेनली जब कलरिंग की जाती है कपड़ों की तो इससे केमिकल और डाई इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता है, पैकेजिंग मटेरियल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता है और साथ ही साथ इंजीनियरिंग जो वर्क्स वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी सपोर्ट ये करती है। अगर हम बात करें जहाँ स्पिनिंग जो है मीन धागा बनाने की जो प्रोसेस है वो आज भी महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में ही सेंट्रलाइज है। वहीं वीविंग की बात करें, बुनाई की बात करें, मेन धागे से कपड़ा बुनने की बात करें तो वो आज भी हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है, बिखरा हुआ है, जो अलग अलग तरह के लोगों को स्कोप प्रोवाइड करता है जो ट्रेडिशनल स्किल्स में लगे हुए हैं। मेनली कॉटन, सिल्क, जरी और एम्ब्रॉयडरी जो कढ़ाई वाली जो डिज़ाइन वाली जो टेक्निक्स हैं उन लोगों को अलग अलग डिसेंट्रलाइज यूनिट्स में ये वर्क प्रोवाइड कराती है। अगर हम बात करें कि स्पिनिंग क्यों सेंट्रलाइज है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में, तो इसके पीछे बेटा मेन रीज़न है यहाँ इन रीज़न की बिकॉज दीज आर सी कोस्ट एरियाज़ जहाँ की क्लाइमेट मॉइस्ट क्लाइमेट है। और यहाँ अगर हम बात करें स्पिनिंग प्रोसेस जी, जब रुई से धागा बनाया जाता है तो उसको मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ड्राई क्लाइमेट में धागा टूट जाता है और टूट जाता है तो फिर उससे एक सीधा कंटिन्यूस जो एक यान बनना चाहिए वो नहीं बन पाता, जिससे दिक्कत आती है। इस वजह से स्पिनिंग प्रोसेस आज भी इन्हीं एरियाज़ में मॉइस्ट क्लाइमेट की वजह से कंटिन्यू है, जबकि वीविंग प्रोसेस कहीं भी की जा सकती है। इंडिया के अंदर वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग की प्रोडक्शन है, लेकिन जो वीविंग है वो आज भी लो क्वालिटी फैब्रिक सप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि हाई क्वालिटी यान जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस किया जाता है उसको हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ वीविंग में यूज़ ही नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि अधिकतर हमारा जो हाई क्वालिटी यान है दैट इज़ एक्सपोर्टेड, मेनली जापान है और उसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज़ है। मेन जो हमारा इम्पोर्टर है हमारे यहाँ से जो यान को इम्पोर्ट कराता है दैट इज़ जापान। वीविंग को हैंडलूम, पावरलूम और मिल्स में किया जाता है। हैंडस्पन खादी लार्ज स्केल पर वीवर्स को उनके घरों में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है एज ए कॉटेज इंडस्ट्री। क्वेश्चन यहाँ दे भी रखा है, व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। तो आपको याद होगा बेटा गांधी जी मास प्रोडक्शन के ख़िलाफ़ थे, जबकि चाहते थे प्रोडक्शन बाई मासेस। तो अगर हम बात करें एक मिल के अंदर अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो मिल में मैक्सिमम जो वर्क है दैट इज़ डन बाय मशीन्स ओनली, जिसमें बहुत कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जबकि अगर हम खादी
के ऊपर एम्फेसिस करें तो हर लोगों को अपने घर में काम मिलता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको स्वदेशी मूवमेंट भी याद होगा, मीन हम अपने बनाए प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकें। इस वजह से गांधी जी ने खादी के यूज़ पर एम्फेसिस किया था। यहाँ भी क्वेश्चन दिया, वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लॉर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। क्यों आज भी हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंट है पावर लूम और हैंडलूम से मिल सेक्टर के प्रोडक्शन को कम रखना? तो मैंने अभी आपको रीज़न बताया, मिल जो सेक्टर है उसके अंदर अधिकतर जो वर्क है दैट इज़ डन बाय मशीन्स ओनली। और इस वजह से क्या है कि अगर हम देखें पावर लूम और हैंडलूम में, तो यहाँ बड़ा जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट का वो देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, जिस वजह से मिल सेक्टर के प्रोडक्शन को कम रखना ज़रूरी है। इंडिया, अभी मैंने बताया था आपको कि अधिकतर हमारा जो धागा है वो एक्सपोर्ट करता है जापान को। इसके अलावा जो इम्पोर्टर हैं हमारे कॉटन गुड्स के वो हैं यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्रीज़। अगर हम बात करें कॉटन यार्न का वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, तो हमारा एक बड़ा शेयर देखने को मिलता है। हमारी स्पिनिंग मिल्स हैं वो ग्लोबल लेवल पर कम्पिटिटिव हैं और साथ ही साथ सभी फाइबर्स को यूज़ करने के भी कैपेबल हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम बात करें वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट, आज भी हाई क्वालिटी यार्न जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होता है उसका यूज़ नहीं कर पाती, जो मैंने अभी रीज़न बताया आपको। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दी सेगमेंट। तो अगर हम बात करें कि वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट में कुछ बड़ी और मॉडर्न फैक्ट्रीज मौजूद हैं, लेकिन अगर हम बात करें ये भी अधिकतर जो प्रोडक्शन है इनके अंदर वो फ्रेगमेंटेड है, बिखरा हुआ है स्मॉल यूनिट्स के अंदर, जो लोकल मार्केट की सप्लाई को पूरा करती है। ये जो मिसमैच है ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक मेजर ड्रॉबैक है और रिज़ल्ट के तौर पर हमारे बहुत सारे स्पिनर्स जो हैं वो कॉटन यार्न को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जबकि अपैरल और गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को हमारे यहाँ फैब्रिक इंपोर्ट कराना पड़ता है। और ये मिसमैच आप समझ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत कम कीमत पर धागा जो हमारा हाई क्वालिटी यार्न है उसे भेज देते हैं, जबकि हम कपड़ा मंगाते हैं तो वो बड़ा महंगा मिलता है। और ये जो गैप रहता है वही हमारी जीडीपी को लो रखता है। अगर हम बात करें, इन्होंने एग्जांपल दिया, मान लीजिए हम धागा बेचते हैं 85 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, लेकिन अगर इसे ट्राउज़र के तौर पर बेचा जाता तो करीब इसका रेट 800 पर केजी हो जाता। तो आप देख रहे हैं हर स्टेज के ऊपर फाइबर से यार्न से फैब्रिक और फैब्रिक से गारमेंट बनने की हर स्टेज पर वैल्यू ऐड होती चली जाती है। सेम मैंने आपको बताया था आयरन ओर में भी हमारी प्रॉब्लम है, सेम यहाँ भी है। आगे देखते हैं, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव अवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो ऊपर आपका जवाब है, अभी आपने देखा है कि हर स्टेज के ऊपर वैल्यू ऐड होती है। तो हमारे वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम हमारा जो हाई क्वालिटी यार्न है उसे हम दूसरी कंट्री में ना भेजकर हम खुद ही फैब्रिक और गारमेंट्स हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकें, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को और ऊपर बूस्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। Although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, the need to import is still felt. यद्यपि हमने हमारे यहाँ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो लंबे रेशे वाली कपास है उसकी प्रोडक्शन को काफ़ी इंक्रीज़ किया है, लेकिन फिर भी आज भी हमें बाकी दूसरी कंट्रीज से रॉ मटेरियल के तौर पर इसको इंपोर्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ प्रॉब्लम्स है इस इंडस्ट्री के अंदर, लाइक पावर सप्लाई है बड़ी एराटिक है, इन बहुत कट रहते हैं, और मशीनरी है उन्हें भी वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर जो हैं विशेष रूप से उनमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और दूसरी प्रॉब्लम है वो मेनली लेबर की आउटपुट काफ़ी लो है हमारे यहाँ, और साथ ही साथ सिंथेटिक फाइबर जो इंडस्ट्री है उसके साथ जो स्टिफ कंपटीशन है वो भी हमें देखने को मिलता है। सेकंड, हमारी जो एग्रो बेस्ड बेटा इंडस्ट्रीज़ है दैट इज़ जूट टेक्सटाइल। हमने पहले ही पढ़ा था, जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें रॉ जूट और जूट गुड्स के प्रोडक्शन में, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का और जूट गुड्स का। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो बांग्लादेश के बाद हमारी सेकंड प्लेस आती है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि बांग्लादेश इतना छोटा सा देश और हमारी कंट्री इतनी बड़ी, फिर भी हम एक्सपोर्ट के मामले में सेकंड प्लेस। तो बेटा वो इसलिए है क्योंकि अगर हम बड़े प्रोड्यूसर हैं तो हम कंज्यूमर भी हैं,
हमारी आपको पता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो बड़े पैमाने पर जूट प्रोडक्ट्स की जो खपत है वो हमारी कंट्री में हो जाती है। इस वजह से और ज़्यादा हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, इसी वजह से बांग्लादेश के बाद हम सेकंड नंबर पर आते हैं। अधिकतर जो मिल्स हैं हमारी वो लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, मेनली कहाँ, हुगली रिवर के बैंक्स के आसपास एक नैरो बेल्ट में। फर्स्ट जूट मिल जो हमारे यहाँ कोलकाता में रिशरा जो प्लेस थी कोलकाता के नज़दीक 1855 में सेटअप की गई। 1947 में पार्टीशन जब हुआ तो जूट मिल्स तो इंडिया में रह गई वेस्ट बंगाल में ही, लेकिन 3/4 से ज़्यादा जो एरिया था, 3/4 से ज़्यादा जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था जहाँ जूट उगाई जाती थी वो बांग्लादेश, जो पहले ईस्टर्न पाकिस्तान हम बोलते थे, वहाँ चली गई थी। हुगली बेसिन के अंदर जूट इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रहे वो थे, फर्स्ट जूट प्रोड्यूसिंग एरिया की प्रॉक्सिमिटी, नज़दीकी, कम खर्च वाला वाटर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज का एक गुड नेटवर्क का जो सपोर्ट है ताकि रॉ मटेरियल को मिल्स तक बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सके, और रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए भारी मात्रा में अबेंडेंट वाटर मौजूद है, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल और जुड़ते हुए जो स्टेट्स हैं बिहार, उड़ीसा और यूपी से बहुत सस्ती लेबर मौजूद है। कोलकाता अपने आप में एक लार्ज अर्बन सेंटर है जो बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटीज़, जिससे जूट गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा सके। आगे हम बात करें तो इस इंडस्ट्री के सामने भी बहुत सारी चैलेंजेस रही हैं, लाइक इस इंडस्ट्री को मेनली इंटरनेशनल मार्केट में सिंथेटिक जो सब्सटीट्यूट्स हैं उनसे बहुत स्टिफ कंपटीशन करना पड़ा है, और साथ ही साथ और दूसरे जो कंपटीटर्स कंट्रीज़ हैं हमारे सामने वो बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपाइंस, इजिप्ट और थाईलैंड है। फिर भी इंटरनल जो हमारी घरेलू जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती गई है गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, क्योंकि जूट पैकेजिंग के मैंडेटरी यूज़ को बढ़ावा दिया है। आपको पता ही है ना, लगातार हम प्लास्टिक पर बैन लगा रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स जो बायोडिग्रेडेबल हो उनको बढ़ावा देने, इस वजह से हमारे यहाँ जूट का अब धीरे धीरे दोबारा से यूजेस बढ़ा है। डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना भी ज़रूरी है। हमारी जो मेन मार्केट हैं जूट प्रोडक्ट्स की वो यूएस, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया है। लगातार एनवायरमेंटल फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स हैं उनके लिए बढ़ता जो ग्लोबल कंसर्न है उसने दोबारा से जूट प्रोडक्ट्स के सामने एक अपॉर्चुनिटी को ओपन किया है। पहले इस इंडस्ट्री को हमारे यहाँ सनसेट इंडस्ट्री कहा जाता है। बेटा 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेंगी, दैट इज़ सनसेट एंड सनराइज। सनसेट इंडस्ट्री कौन सी होंगी, जो पहले कभी बहुत राइज़ की हो लेकिन अब लगातार उनमें डिक्लाइन आया हो, और सनराइज़ कौन सी होती है, अब लगातार जिनमें बढ़ता, जैसे हमारे आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम सनराइज इंडस्ट्री, उनमें लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अब धीरे धीरे फिर दोबारा से जूट इंडस्ट्री है वो सस्टेनेबल प्रोसेस में आ चुकी है। थर्ड जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है दैट इज़ शुगर इंडस्ट्री। इंडिया शुगर के मामले में सेकंड नंबर पर आता है अगर शुगर प्रोडक्शन की बात करें वर्ल्ड में, लेकिन अगर हम इसमें गुड़ और खंड सारी को ऐड कर दें तो हम फर्स्ट पोजीशन पर आते हैं। रॉ मटेरियल जो इस इंडस्ट्री में यूज़ होता है शुगर इंडस्ट्री में, शुगर केन बल्कि होता है और हॉलेज के दौरान मीन उसे फील्ड से, फार्म से उसे फैक्ट्री तक ले जाने में उसका सुक्रोज कंटेंट घटता जाता है। मीन एक बार कटते ही रस कम होना शुरू हो जाता है। मिल्स मेनली अगर हम देखें तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और एमपी में देखने को मिलती हैं। करीब 60% जो मिल्स हैं वो अकेले यूपी और बिहार में मौजूद है। पूरे इंडिया की इंडस्ट्री नेचर में सीजनल है और इसीलिए ये कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लिए बड़ी आइडियली सूट करती है। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज़ सो? तो बेटा इसमें दोनों को ही फ़ायदा है, मेन जो शुगर मिल ओनर हैं और जो फार्मर हैं, क्योंकि फार्मर के सामने, क्योंकि आप देखते हैं जब एक फसल एक टाइम पर रेडी होकर आती है और जब वो मार्केट में पहुंचती है तो उसकी जो रेट है वो कम हो जाते हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें शुगर मिल ओनर की तो उनके सामने एक साथ इतना सारा फंड इकट्ठा नहीं होता कि वो तुरंत वो सारे प्रोडक्ट्स को खरीद सके, इसलिए ये मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। रॉ मटेरियल से लेकर फर्निश्ड गुड में शेयर डाल लेते हैं जिससे दोनों को फ़ायदा हो जाता है। मिल ओनर को तुरंत पैसा नहीं देना पड़ता और शुगर जो फार्मर हैं, शुगर केन फार्मर, उनको उनके प्रोडक्ट की वैल्यू अच्छी मिल जाती है। हाल ही के सालों में एक टेंडेंसी रही है इन मिल्स के शिफ्ट होने की।
मेनली हमारे सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं, विशेषकर जो महाराष्ट्र स्टेट है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिला है। क्यों? फर्स्ट रीज़न है कि शुगर केन जो हमारे यहाँ साउथ के अंदर होता है उसमें नॉर्थ इंडिया की बजाय हायर सुक्रोज कंटेंट होता है, वहाँ का गन्ना ज़्यादा मोटा होता है, सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है। इस वजह से साथ ही साथ कूलर जो क्लाइमेट है वो इंश्योर करती है लॉन्गर क्रशिंग सीज़न, हमने पढ़ा था, क्योंकि जो भी कोस्टल एरियाज़ है वहाँ मॉइस्ट क्लाइमेट है तो ज़्यादा लंबा पीरियड मिलता है शुगर इंडस्ट्री को। और सबसे बड़ा अभी हमने पढ़ा ही था, कोऑपरेटिव्स जो हैं वो इन स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं बजाय नॉर्थ इंडिया के। मेजर चैलेंजेस जो इस इंडस्ट्री के सामने है वो है, फर्स्ट इसका सीजनल नेचर होना, सेकंड हमारे यहाँ जो ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो, और फिर है तीसरा कारण ट्रांसपोर्ट डिले, मेन फार्म से फैक्ट्रीज तक केन को पहुँचाने में जो देरी होती है वो। और अगर हम बात करें लास्ट रीज़न है जो बैगेज, मेन गन्ने के रस को निकालने के बाद जो खोई बच जाती है बैगेज, उसका भी मैक्सिमाइज यूज़ हमारे यहाँ नहीं हो रहा है।